हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन जनरल सेकंड क्लास। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने सीखा था जनरल का मतलब क्या होता है, जनरल के एडवांटेज क्या है, जनरल हम क्यों बनाते हैं, और हमने जनरल की कुछ बेसिक ट्रांजैक्शंस लास्ट क्लास में स्टार्ट की थी कि गुड्स को परचेज करने की, सेल्स करने की, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, अगर ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, अगर हमने किसी एसेट्स को बाय किया है, किसी एसेट की अगर हमने सेल करी है, इस सब का जनरल में क्या ट्रीटमेंट होगा। तो आज हम उससे आगे चलेंगे। तो आज हम करेंगे कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है या बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाता है तो एक क्वेश्चन में इसको सॉल्व करेंगे। इंसॉल्वेंसी का मतलब आपको पता है कि जिस किसी की लायबिलिटीज उसकी एसेट से अगर ज़्यादा हो जाती है तो बोलते हैं कि वो पर्सन हमारा इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट पर्सन हमें पूरे पैसे नहीं दे सकता। तो जो पैसे वो दे देगा वो तो ठीक है, जो पैसे नहीं दे पाएगा वो हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस है, दैट इज कॉल्ड बैड डेट्स। तो देखिए बच्चों, आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 9। तो जैसे इसमें कहते हैं गुड्स कॉस्टिंग, जैसे पहले गुड्स कॉस्टिंग 3000 वर सोल्ड टू रोहन फॉर 4000। तो इसमें रोहन को हमने गुड्स की सेल करी है। तो रोहन को अगर हमने गुड्स की सेल की है, अच्छा अगर आपको ईयर या डेट अगर मेंशन नहीं है तो हम सिंपल 1 2 3 जैसे लिखो वैसे लिख देंगे। तो गुड्स कॉस्टिंग 3000 बट सोल्ड टू रोहन फॉर 4000। 3000 के गुड्स रोहन को हमने 4000 में सेल कर दिए। तो पैसे तो आए नहीं अभी। रोहन इज द, इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व है, एक रोहन और दूसरा हमारा सेल्स। रोहन रिसीवर है, रोहन हमारा डेटर है, डेटर हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज होगी तो डेबिट, और सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। तो एंट्री होनी है हमारी रोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने की सेल है? 3000 के गुड्स हमने इसको 4000 में सेल किया। तो ये एंट्री हम जिस प्राइस पे सेल कर रहे हैं उससे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि सर 1000 रुपए के प्रॉफिट का क्या हुआ? अकाउंटिंग इक्वेशन में तो हम 3000 के गुड्स किसी को 4000 में सेल करते थे तो 1000 रुपए का प्रॉफिट कैपिटल में प्लस करके दिखाते थे। बिल्कुल सही बात है, ऐसा करते थे, और अगर लॉस होता तो कैपिटल से माइनस करके दिखाते थे। बट प्रैक्टिकली हम जनरल जब बनाते हैं तो हम सारे के सारे एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, सारी के सारे इनकम को अलग से रिकॉर्ड करते हैं, और इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके ईयर एंड में जितना भी हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है तो उसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम हर ट्रांजैक्शन के प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे थे। तो प्रैक्टिकली दिस इज नॉट फिजिबल। वो सिर्फ एक समझाने के लिए आपको था। तो हम रियल लाइफ में इनकम को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, सारे एक्सपेंसेस को अलग से रिकॉर्ड करेंगे, और ईयर एंड में जाके जो हमारा अल्टीमेटली प्रॉफिट एंड लॉस है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर अगर 3000 के गुड्स किसी को 4000 में सेल किए, 1000 का प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को अभी हम रिकॉर्ड अलग से करके नहीं दिखाएंगे, आप अपनी सेल 4000 से करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने जो परचेजेस रिकॉर्ड की होगी वो 3000 से की होगी। तो इस पूरे साल की जो परचेजेस है और जो पूरे साल की सेल है उसका जो डिफरेंस आएगा प्रॉफिट लॉस वो ऑटोमेटिकली ईयर एंड में निकल जाएगा। तो नरेशन बी गुड्स सोल्ड टू रोहन। इसी तरह से गुड्स कॉस्टिंग 1200 सोल्ड टू हरी फॉर 1000 रुपीज। तो अब बच्चों यहाँ पे हमारे को क्या आ गया? लॉस। तो जब हमने सेल के प्रॉफिट को अलग से शो नहीं किया, तो इसी तरह से अगर हमारे को लॉस है तो लॉस को भी अलग से शो करने की जरूरत नहीं। तो आपने गुड्स की सेल किसको करी है? हरी को सेल करी है। तो हरी हमारा यहाँ पर रिसीवर है, तो हरी को हम डेबिट करेंगे। गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या करेंगे? क्रेडिट। तो हम इसको रिकॉर्ड करेंगे 1000 से। डेबिट का रिसीवर, हरी हमारा डेटर है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसलिए डेबिट करेंगे। सेल्स हमारा रेवेन्यू बढ़ रहा है, क्रेडिट करेंगे, और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो नरेशन बी गुड्स सोल्ड टू हरी। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन से जो इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई कि अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह से हम सेल और परचेज के प्रॉफिट को अलग से शो नहीं करते। अगर कोई चीज प्रॉफिट पे सेल की तो सेलिंग प्राइस में वो प्रॉफिट ऐड होके आएगा, और अगर कोई चीज लॉस पे सेल की तो हमारा सेलिंग प्राइस उतने से कम हो गया है। यानी कि 1200 की चीज अगर 1000 रुपए में सेल करी तो हमारी सेल 1000 रुपए से रिकॉर्ड होगी, तो 200 रुपए का जो नुकसान हुआ उसको हम अलग से यहाँ शो नहीं करेंगे। तो आगे जाके जब हम और चैप्टर्स पढ़ेंगे वहां जाके इस चीज आपको क्लियर हो जाएगी।
अब उसके बाद वो कहते हैं कि रोहन, जिससे कि हमने 4000 रुपये लेने थे, वो कहता है इंसॉल्वेंट हो गया और रिसीव्ड 60 पैसा इन ए रुपी। आपको पता है 1 रुपी में 100 पैसा होता है, तो 60 पैसा इन ए रुपी का मतलब व्हाट 60%। तो रोहन से आपको 4000 रुपये लेने थे, तो 60% ऑफ 4000 तो कितना मिलेगा बच्चों? 2400 रुपये हमें मिलेंगे। तो 4000 में 2400 मिले, वो हमारे पास कैश आ रहा है। कैश हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होएगी तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। और बाकी के 4000 में से हमारे पास अगर 2400 रुपये मिल गए तो 1600 के पैसे आपको नहीं मिले। जो नहीं मिले वो पैसा आपका क्या बन गया? बैड डेट्स। और बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस है तो उसे हम क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, जिससे डेटर से पैसे लेने होते हैं और वो पैसे हमारे डूब जाते हैं, नहीं मिलते, तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं बैड डेट्स 1600। और अब उस बंदे से फ्यूचर में कभी पैसे मिलने की उम्मीद नहीं है, कभी पैसे नहीं मिलेंगे, तो हम अपने डेटर को पूरे अमाउंट से क्रेडिट कर देंगे टू रोहन। दिस इज 4000। इसको दोबारा से सुन लो एक बार। नरेशन बी receipt from Rohan, receipt from Rohan 60% in full settlement, 60 पैसा in rupee, 60 पैसा in rupee as he declared insolvent। क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया तो इसलिए उससे हमें 60 पैसा इन रुपये मिल रहा है। दोबारा से देखिए, आपको रोहन से 4000 रुपये लेने थे, उसका वो इंसॉल्वेंट हो गया, और इंसॉल्वेंट कोई अपने आप से डिक्लेयर नहीं कर सकता। गवर्नमेंट एक ऑफिशियल को अपॉइंट करती है, वो उस पर्सन की सारी एसेट्स को असेस करते हैं, सारी की सारी लायबिलिटीज को असेस करते हैं, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस बंदे के पास देने के लिए सिर्फ 60% है, यानी इसने किसी को अगर 4000 रुपये देने थे तो 60% पैसे दे सकता है, 40% पैसे नहीं दे सकता। तो हमारे को जिससे 4000 रुपये लेने थे, 60% पैसा आ गया। कैश हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगी तो डेबिट, और 40% पैसा हमारा नहीं आएगा, ये हमारे लिए एक्सपेंस है, लॉस। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस है लॉस, और एक्सपेंस इंक्रीज होते हैं तो डेबिट। और इस डेटर को हम अपनी लिस्ट से हटा देंगे। डेटर्स अगर हमारे बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट, और दूसरा क्रेडिट द ठीक है। तो ऑल्दो आपको लग रहा है कि पैसे तो 2400 रुपये आए हैं, लेकिन 1600 इससे फ्यूचर में कभी आने वाले नहीं। इसी तरह से हरी से हमने 1000 रुपये लेने थे, क्योंकि आपने हरी को 1000 रुपये की गुड्स की सेल करी थी, और वो भी इंसॉल्वेंट हो गया, उससे हमें 50 पैसा रुपये मिल रहा है। 50 पैसा रुपये मतलब 50%। तो जब पैसे हमारे पास आ गए, कैश अकाउंट डेबिट, जो पैसे नहीं है उसके लिए हम बना देते हैं अपना बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, और टू हरी। तो 1000 रुपये का 50 पैसा 50%, 500 रुपये हमारे पास आ गया, 500 हमारे पास नहीं आया, और 1000 रुपये हरी को क्रेडिट करेंगे। नरेशन बी हरी बिकम इंसॉल्वेंट, 50 पैसा इन रुपी रिकवर्ड। लॉजिक, हरी से हमने 1000 रुपये लेने थे, 50% मिला, 500 रुपये मिला। कैश एक एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज होगी तो डेबिट, और अगर आप इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखिए डेबिट बट कम से। बैड डेट्स हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट, और नॉमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। हरी हमारी एक एसेट थी, डेटर था, एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, और अगर हम ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो हरी हमारा गिवर है, गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट। इसी तरह से ऐसा हो सकता है कि हमारा पास में कोई पैसा बैड डेट्स हो गया और वो पैसा अनएक्सपेक्टेडली हमारे को रिकवर हो जाता है। तो रिकवर होगा तो पैसे कैश में मिलेंगे, और कैश में मिलेंगे तो ये हमारी क्या बन जाएगी? इनकम। तो देखिए लास्ट ट्रांजेक्शन है, बैड डेट्स रिकवर्ड फ्रॉम मोहन ₹600। मोहन से हमें बैड डेट्स रिकवर्ड हो गया, यानी कि आपने किसी टाइम पे मोहन को सेल करी थी, उससे पैसे लेने थे, वो पैसे नहीं दे पाया, आपने उस मूवमेंट में उसको बैड डेट सिखा दिया। अब उसके पास कहीं से पैसे अरेंज हो गए और वो आपको पैसे वापस दे रहा है।
तो दिस इज द बैड डेट्स रिकवर्ड। तो हमारे पास बच्चों कैश आ रहा है, तो कैश को हम क्या करेंगे, डेबिट। कितने से डेबिट करेंगे, 600 से। और दूसरा अकाउंट कौन सा होगा, तो बच्चों के माइंड में आएगा सर ये पैसे तो मोहन से आ रहे हैं, तो क्रेडिट किसको करना चाहिए, मोहन से। गलत, मोहन नहीं होगा, हमारा क्या होगा, बैड डेट्स रिकवर्ड। अब ये बैड डेट्स रिकवर्ड क्यों होगा, मोहन क्यों नहीं होगा, तो उसका एक सिंपल सा रीजन है बच्चों, ये हमारी एक इनकम है, ठीक है। मोहन को क्रेडिट हम तब करते हैं जब मोहन हमारी बुक में कहीं एग्जिस्ट कर रहा हो। जब मोहन से, आप सोचो जरा, मोहन को जब सेल करी थी तो एंट्री पास करी थी मोहन टू सेल। अगर मोहन ने हमारे को पैसे दे देता तो करते कैश टू मोहन। जब मोहन ने पैसे नहीं दिए तो हमने उस मोमेंट पे एंट्री कर दी थी बैड डेट्स टू मोहन। तो मोहन को सेल के टाइम पे डेबिट किया था, बैड डेट्स के टाइम पे मोहन को क्रेडिट किया, तो मोहन हमारी बुक में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली अगर ये बैड डेट्स हमारा रिकवर हो जाता है तो ये हमारी उस मोमेंट पे इनकम बनेगी। तो इसलिए जब बैड डेट्स रिकवर होगा तो कैश टू बैड डेट्स रिकवर करेंगे, कैश टू मोहन नहीं करेंगे। इसी तरह से हरी से पैसे ले लेते, वो पैसे बैड डेट्स हो गए, तो उस टाइम आपने भी एंट्री बैड डेट्स टू हरी कर दी थी। अब वो पैसा अगर रिकवर होगा तो कैश टू हरी नहीं करेंगे, कैश टू बैड डेट्स रिकवर। नरेशन बी कैश, बी बैड डेट्स रिकवर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर डेटर से पैसे मिल जाते हैं तो कैश टू डेटर, और अगर नहीं मिलते तो बैड डेट्स टू डेटर, और अगर उससे कुछ पार्ट अमाउंट हम लोगों को मिलता है तो जितना पैसा मिल गया वो कैश में डेबिट करेंगे, जो पैसे नहीं मिले वो बैड डेट्स पे दिखाएंगे, और हम अपने डेटर्स को फुल अमाउंट से क्रेडिट करेंगे। और अगर पास में हमारा कोई बैड डेट्स हो चुका था और अगर वो हमारे को अगर रिकवर होता है तो हम उस पर्सन को क्रेडिट नहीं करते जिससे बैड डेट्स रिकवर्ड हुआ, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अभी तक बच्चों हमने किया कि परचेजेस को हम लोग डेबिट करते हैं और परचेज रिटर्न को हम लोग क्रेडिट करते हैं। बट कई बार ऐसा हो सकता है जो गुड्स आपने सेल करने के लिए रखे हुए थे उसकी हम सेल नहीं कर पाते और उस गुड्स को कोई प्रोप्राइटर पर्सन यूज के लिए विड्रॉ कर लेता है, गुड्स को हम चैरिटी में दे देते हैं, कोई चोरी कर लेता है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, कोई भी सिचुएशन अगर आ जाती है तो हम उस परचेजेस को जितने की हमारे गुड्स डैमेज हुए, चैरिटी में दिए या पर्सन यूज के लिए दिए, उतने से हम अपनी परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। तो आइए क्वेश्चन से इसको हम सॉल्व करते हैं। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 10, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। अगेन आपको डेट और ईयर गिवन नहीं है तो सिंपल हम 1 2 3 4 देखेंगे। तो अगर फ्री सैंपल्स में आप गुड्स देते हैं तो उसके लिए हम फ्री सैंपल या एडवर्टीजमेंट कोई भी अकाउंट लिख सकते हैं। फ्री सैंपल हमारे लिए एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट। आप इसके लिए एडवर्टीजमेंट भी लिख सकते हैं। आपने कितने के गुड्स दिए, 3000 के, और हमारे पास से 3000 रुपए के गुड्स जा रहे हैं। तो कुछ स्कूल्स में गुड्स भी लिखवाते हैं, वो भी ठीक है, लेकिन जो परचेज हमने सेल करने के पर्पज से की थी उतनी परचेज हमारी कम हो गई है। तो परचेजेस अगर हमारी बढ़ती है तो डेबिट और कम होती है तो क्रेडिट। तो लिखेंगे टू परचेजेस। तो ये ध्यान रखना कि परचेजेस डेबिट ही होती है, बट जितने गुड्स हमारे किसी रीजन से कम हो गए उतने से हम अपनी परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। तो टू परचेजेस अकाउंट 3000। तो इसका रीजन करेक्शन इसकी होगी बी गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल। तो इस एंट्री को दोबारा से देख लीजिए। हमने गुड्स को अगर ऐसे फ्री सैंपल दिया तो ये हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और परचेजेस भी हमारा एक एक्सपेंस है, लेकिन इससे हमारे एक्सपेंसेस कम हो गए। तो एक एक्सपेंस बढ़ गया, उसको हम क्या करेंगे, डेबिट, और दूसरा एक्सपेंस हमारा कम हो गया तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। ऐसे ही गुड्स वर्थ ₹1000 एंड कैश 500 गिवन एज चैरिटी। तो यहाँ पर जो एक्सपेंस का नाम है दैट इज चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, कितना चैरिटी में दिया, 1000 रुपए के हमने गुड्स दिए और 500 का हमने कैश दिया। तो टोटल एक्सपेंसेस 1500। तो यहाँ पर जितने हमने गुड्स दिए उसके लिए लिखेंगे वर्ड परचेजेस, क्योंकि हमारा जो स्टॉक रखा हुआ था बेचने के लिए वो 1000 रुपए से कम हो गया, और बाकी के 500 हमने क्या दिया है, कैश। तो नरेशन बी गुड्स एंड कैश
गिवन फॉर चैरिटी। चैरिटी हमारा एक एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, और एक्सपेंस इंक्रीज हो रहे तो डेबिट, परचेजेस भी हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हमारे डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट, कैश हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट, डिक्रीज होती है तो क्रेडिट, और अगर हम इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें क्रेडिट वर्ड गोज आउट। गुड्स वर्थ ₹2000 बट स्टोलन बाय एम्प्लॉय। अगर किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर ली तो हमेशा एक बात याद रखना, कोई भी अगर हमारा एक्सपेंस होता है एक्सपेंस के नेम को डेबिट करते हैं, इसी तरह से कोई भी लॉस अगर होता है तो लॉस के नेम से डेबिट करेंगे। अगर लॉस बाय फायर है लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट है लॉस बाय थेफ्ट, और अगर किसी ने कैश की चोरी करके उसके लिए बोलते हैं वर्ड एम्बेजलमेंट, तो लॉस बाय एम्बेजलमेंट। तो जो भी लॉस का रीजन है वो रीजन हम साथ में स्पेसिफाई करते हैं कि किस रीजन से लॉस हुआ। तो यहाँ पर हमारे जो गुड्स हुए वो चोरी की वजह से हुए, तो लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, दिस इज 2000, और अगेन इसमें हमारे गुड्स गए हैं तो टू परचेजेस अकाउंट 2000। नरेशन बी गुड्स स्टोलन बाय एम्प्लॉय, क्योंकि किसी एम्प्लॉय ने गुड्स की चोरी करी। नेक्स्ट है गुड्स वर्थ ₹4000 डिस्ट्रॉयड बाय फायर। एंट्री सेम है, यहाँ पर लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट था, यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉस बाय फायर, सिर्फ नाम चेंज हो जाएगा, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, अगेन जहाँ तक गुड्स ही रहे हैं टू परचेजेस अकाउंट। कितना आ गया गुड्स हमारा 4000 का, और इसकी नरेशन हमारी हो जाएगी बी गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो सिंपल सी बात है कि हमारा जिस रीजन से हमारा कोई भी एक्सपेंस है, अगर चैरिटी है चैरिटी लिख दिया, फ्री सैंपल है फ्री सैंपल, लॉस बाय थेफ्ट है लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर है लॉस बाय फायर, और अगर इसमें हमारा कोई कैश जा रहा है तो कैश को क्रेडिट करेंगे, और अगर हमारे गुड्स जाते हैं तो हम गुड्स भी लिख सकते हैं या फिर परचेजेस अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि हम गुड्स को अपने बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा वुड का बिजनेस था, उस वुड से हमने अपने बिजनेस का फर्नीचर बना दिया। हमारा किसी सीमेंट का बिजनेस था तो हमने उस सीमेंट से अपनी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट कर लिया। तो जिस चीज में हम लोग डील कर रहे हैं उस चीज को हम अपने बिजनेस के कॉस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। देखिए जैसे 6 एंट्री में वुड यूज टू मेक फर्नीचर फॉर बिजनेस रुपीज से 5000, ठीक है, आपने 5000 रुपए का वुड यूज किया है बिजनेस का फर्नीचर बनाने के लिए, और हम लोग वुड पे डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर क्या एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि बिजनेस की एक एसेट इंक्रीज हो गई, और जो वुड हमने बेचने के लिए रखी हुई थी वो कम हो गई है क्योंकि उसको हमने बिजनेस का फर्नीचर बनाने के लिए यूज कर दिया। तो टू परचेजेस अकाउंट एंड दिस इज 5000। नरेशन सिंपल, बी गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर, क्योंकि गुड्स को हमने फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया। दोबारा सुनो एंट्री, हमारे गुड्स जा रहे हैं, गुड्स कम हो रहे हैं, इसलिए परचेजेस को क्रेडिट किया, और उस गुड्स से हमने बिजनेस की एसेट्स को क्रिएट किया। बिजनेस की एसेट बढ़ गई, बिजनेस की एसेट इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करेंगे। ऐसे यूज सीमेंट वर्थ ₹10,000 फॉर बिजनेस कंस्ट्रक्शन, और इसमें भी कोई हिंट है कि वी डील इन सीमेंट, हम सीमेंट में डील करते हैं, और उस सीमेंट जो हमने बेचने के लिए रखा हुआ था उससे अपनी खुद की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए उसको यूज कर लिया। तो अगेन बच्चों सिंपल एंट्री होगी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 10,000 और टू परचेजेस अकाउंट। तो जो सामान हमने बेचने के लिए रखा था उसको बेचा नहीं है, अपनी बिजनेस के लिए कंज्यूम कर लिया, तो उस केस में हम परचेजेस को क्रेडिट करते हैं। बी सीमेंट यूज्ड
फॉर कंस्ट्रक्शन। कुछ बच्चों के माइंड में बात आएगी कि सर आपने इसको गुड्स जा रहे हैं तो परचेज क्यों लिखा, सेल्स क्यों नहीं लिखा। तो देखिए बच्चों, हम अपने आप से कभी भी प्रॉफिट नहीं कमाते। अगर प्रोप्राइटर गुड्स को लेके जाता है या डैमेज हो जाता है या हम अपने फर्नीचर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, वो हम अपने आप से कभी प्रॉफिट नहीं कमाते और ना कमा सकते। तो इसलिए हमेशा परचेजेस लिखेंगे, आप इसको कभी भी सेल नहीं लिखेंगे। तो बच्चों, हमने एसेट की परचेज और सेल्स की ट्रांजैक्शंस तो हमने की थी। अब उस पर आगे फर्दर एडिशन कर रहे हैं। जब भी हम कोई फिक्स एसेट अगर खरीदते हैं, उसको बाय करते टाइम हमने कोई कैरेज दिया, कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस पे करी, कोई इंपोर्ट ड्यूटी पे करी, तो एज पर रूल इट्स ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सच एसेट। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए यूएस से आपने कोई मशीनरी इंपोर्ट करी और 5 लाख की आपने मशीनरी परचेज करी, 2 लाख रुपए की आपने उस पर इंपोर्ट ड्यूटी पे करी और 1 लाख रुपीज आपको उसकी इंस्टॉलेशन पे करना पड़ गया, तो आप उस मशीनरी की कॉस्ट को 5 लाख रिकॉर्ड नहीं करेंगे जो आपने यूएस में पे किया था। 5 + 2 + 1 मतलब उसको इंस्टॉल करने तक अगर आपने कोई भी एक्सपेंस किया, वो उसकी कॉस्ट का पार्ट होता है। इसी तरह से अगर आपने कोई सेकंड हैंड एसेट परचेज करी है और उसको वर्किंग कंडीशन पे लाने के लिए उस मोमेंट पे आपने कोई रिपेयर चार्जेस या मेजर चार्जेस अगर आपने स्पेंड किया है, तो वो उस एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बट अगर आप एसेट्स की कोई बाद में कोई रिपेयर कराते हो, रूटीन रिपेयर कराते हो, तो उससे हम एसेट अकाउंट को डेबिट नहीं करते, सिंपल रिपेयर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। बट एक मेजर बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो कॉस्ट में एडिशन है सिर्फ फिक्स एसेट के केस में होता है। अगर मैं गुड्स परचेज कर रहा हूँ और उसके ऊपर मैंने परचेज करते टाइम अगर कोई कैरियज या कार्टेज पे किया, तो वो परचेज की कॉस्ट में ऐड नहीं करता। इसका रीजन आगे जाके जब हम फाइनल अकाउंट करेंगे वहां जाके आपको क्लियर होगा। तो आइए इसके ऊपर बेस हम एक क्वेश्चन करेंगे। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 11 जर्नल हम लोग बना रहे हैं इसका। बॉट मशीनरी फ्रॉम अवनी स्टोर फॉर 38,000, पेड फ्रेट 1,000, कैरियज 200 एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 800। तो अपने स्टोर से जो मशीनरी परचेज करी थी वो 38,000 की परचेज करी थी। तो 38 की आपने मशीनरी परचेज करी, अपने स्टोर को पैसे तो दिए नहीं, उतने पैसे देने हैं, लेकिन आपने फ्रेट दिया 1000 रुपए का। एसेट को परचेज करते हैं कोई फ्रेट का कॉस्ट का पार्ट बनता है। कैरिज आपने दिया 200 का, वो उसमें ऐड करेंगे और आपने जो इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए वो ऐड करेंगे। तो इस मशीन की जो कॉस्ट हमारी बनेगी वो कितनी बनेगी, 40,000। तो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट। मशीनरी हमारे पास आ गई 40 की और इसने खरीदा किससे, अपनी स्टोर से, पैसे नहीं दिए अभी तक। तो टू अपनी स्टोर्स, उसको कितने पैसे देने हमें, 38,000। और बाकी के सारे पैसे ऑफ कोर्स फ्रेट या कैरियज या इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने अपनी स्टोर को नहीं देने, वो हमें देने हैं और वो पैसे हमने कैश में दिए होंगे। तो दिस इज 2000। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बात आई वो ये कि एसेट को हम सिर्फ उसकी जो पैसे दिए थे उस कॉस्ट पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसको लाने में अगर हमने कोई फ्रेट पे किया, कोई कैरियज पे किया या कोई इंस्टॉलेशन चार्जेस हमने पे की, वो सारी की सारी जो चीजें वो एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनती है। और मशीनरी डेबिट करने का लॉजिक आपको पता है, एसेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, डेबिट करेंगे। अपनी स्टोर को पैसे देने हैं, हमारी लायबिलिटीज है, ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट। और अगर ट्रेडिशन के हिसाब से देखें तो अपनी स्टोर इज द गिवर। और एक्सपेंसेस की पेमेंट हमने कैश में की है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट और एसेट हमारी डिक्रीज होगा तो क्रेडिट। नरेशन बी मशीनरी परचेज फ्रॉम अपनी स्टोर एंड कैरियज एटसेट्रा पेड विद कैश। मतलब आप पूरा लिख सकते हो, फ्रेट कैरियज पेड इन कैश एंड फ्रेट कैरियज पेड इन कैश। नेक्स्ट, bought goods from Hardik 10,000 for cash and paid carrying 1,000। तो आपको मैंने अभी बताया था कि अगर फिक्स एसेट खरीदते हैं और उस टाइम कोई कैरियज या कार्टेज पे किया, वो फिक्स एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनता है। लेकिन अगर हम लोग गुड्स खरीदते हैं तो हम कैरियज कार्टेज को अलग से रिकॉर्ड करेंगे।
तो यहाँ पर फिर बच्चों की एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस हमने कितनी करी है 10,000 की, और हमने यहाँ पर कैरेज कितना पे किया 1000 का, तो कैरेज अकाउंट डेबिट 1000 रुपये, और टू कैश अकाउंट, क्योंकि दोनों को पेमेंट हमने कैश में करी है 11,000। नरेशन बी गुड्स परचेज एंड कैरेज पेड। लॉजिक परचेजेस हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो क्या करेंगे डेबिट, कैरेज भी हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएगा तो डेबिट, कैश हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। बट इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर एसेट खरीदा उसका कैरेज उसी कॉस्ट में ऐड किया, लेकिन अगर आपने गुड्स खरीदा तो उसके कैरेज को हमने सेपरेटली शो किया, उसकी कॉस्ट में ऐड करके नहीं दिखाया। ऐसे ही आपको मैंने बताया था कि अगर कोई सेकंड हैंड एसेट्स खरीदते हैं और उसके ऊपर रिपेयर चार्जेस पे करते हैं उसको वर्किंग कंडीशन बनाने के लिए, तो वो हमेशा एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। बॉट सेकंड हैंड machine for rupees 22,000 and paid carriage 2,000 and repair charges 6,000। तो उसने बताया नहीं कि मशीन कैश में खरीदी है क्रेडिट में, किसी का नाम भी मेंशन नहीं है, तो इट मींस ये मशीन हमने किस में खरीदी होगी कैश में। तो देखिए 22,000 की आपने खरीदी थी और आपने इसके ऊपर 2,000 रुपये का कैरेज दिया, वो कॉस्ट में ऐड होगा, और आपने 6,000 उसकी रिपेयर चार्जेस पे किया ताकि वर्किंग कंडीशन में आ जाए। तो इस मशीन की जो कॉस्ट होगी वो 22,000 नहीं होगी, वो 30,000 होगी। इसकी एंट्री हम पास करेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारी एक एसेट इंक्रीज हो रही है, डेबिट वर्ड टर्म्स है 30,000 से, और हमारे पास जब टोटल कैश गया दैट इज 30,000, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। नरेशन बी मशीनरी परचेज। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर किसी एसेट्स पे इंस्टॉलेशन कैरेज पे किया तो उसकी कॉस्ट में हमने ऐड किया, बट गुड्स पे अगर हमने कोई कैरेज पे किया तो हमने उसकी कॉस्ट में उसको ऐड ना करके उसको सेपरेटली शो किया। अगर हम कोई रिपेयर चार्जेस एसेट खरीदते वक्त तो करते हो तो हम एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, लेकिन बाद में कभी किसी एसेट की रिपेयर कराते हैं तो वो कभी भी एसेट अकाउंट को डेबिट नहीं करते, सिंपल रिपेयर्स अकाउंट को हम लोग डेबिट करते हैं। तो जैसे देखिए इसका फोर्थ पार्ट, पेड रिपेयर चार्जेस फॉर ऑफिस फर्नीचर 500। ये अभी फर्नीचर खरीदा नहीं है, फर्नीचर पहले से हमारे पास है, अब सिंपली उसकी रूटीन रिपेयर करा रहे हैं। तो इस केस में हम फर्नीचर में लिखेंगे रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश। रिपेयर को डेबिट क्यों किया, क्योंकि रिपेयर चार्जेस हमारा एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस इंक्रीज होंगे तो डेबिट करेंगे, कैश हमारे पास से जा रहा है, एसेट हमारी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट। नरेशन बी रिपेयर चार्जेस पेड, डेबिट ऑन एक्सपेंसेस लॉसेस, क्रेडिट बट गोज आउट। नेक्स्ट, अगर आप किसी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, ब्रिक्स भी चाहिए, डस्ट भी चाहिए, तो आयरन भी चाहिए, तो उन सब की कॉस्ट को हम अलग अलग रिकॉर्ड नहीं करते। ऑल दीज हेल्प्स टू फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो सब के लिए कंबाइन अकाउंट ओपन करेंगे बिल्डिंग अकाउंट। तो इसमें देखिए सीमेंट 40,000 का है, सीमेंट हमारा 40 का है, ब्रिक हमारे पास 55,000 की है, और उसके बाद टिपर हमारे पास 30,000 का है, और वेजेस हमने दिए 25,000 की। इन सब चीजों का यूज बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए हुआ है। इस पूरे का अगर हम टोटल करें तो कितना आता है 1,50,000। ठीक है, तो इन सब के लिए हम अलग अलग अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, एक कंबाइन लिखेंगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। अगर हमने पेमेंट कैश में करी है तो कैश अकाउंट, और अगर चेक से करेंगे तो बैंक अकाउंट। तो बिल्डिंग टू कैश 1,50,000। तो अब एक चीज क्लियर हो गई कि हम अगर एसेट की कंस्ट्रक्शन में, इंस्टॉलेशन में, परचेज टाइम पे कोई भी अगर एक्सपेंस करते हैं तो उसको हम अलग से रिकॉर्ड ना करके उसी कॉस्ट में ऐड कर देते हैं, और अगर कोई छोटी मोटी रिपेयर बाद में होती है तो रिपेयर चार्जेस को अलग से करते हैं। तो नरेशन बी, ये सारा भी लिख देंगे सीमेंट
सीमेंट, ब्रिक्स, टिम्बर एंड वेजेस पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। बच्चों जब हम एसेट को यूज करते हैं तो यूज करते करते एसेट की वैल्यू वो नहीं रहती जो जिस वैल्यू पे उसको बाय किया, उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन करने से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है और डेप्रिसिएशन इटसेल्फ इज एन एक्सपेंस। तो अब कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इज 5000। फर्नीचर पे 5000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो एक्सपेंस का नाम है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट इज 5000 और जिस एसेट पे लगता है उस एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। तो वैल्यू कम होने से उस एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अगर हमारा फर्नीचर पे लग रहा है तो टू फर्नीचर अकाउंट 5000। और अगर ये डेप्रिसिएशन मशीनरी पे लगेगा तो मशीनरी अकाउंट, बिल्डिंग पे लगेगा बिल्डिंग अकाउंट, अगर किसी व्हीकल पे लगेगा तो व्हीकल अकाउंट। नरेशन बी डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर। तो इस तरह से आपने देखा कि डेप्रिसिएशन लगाने से हमारी एसेट की वैल्यू कम होती है, एसेट की वैल्यू कम होती है तो उसे क्रेडिट करेंगे। डेप्रिसिएशन अपने आप में एक नॉमिनल अकाउंट है, एक एक्सपेंस है, इसलिए उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन करेंगे, अगर प्रोप्राइटर पर्सन यूज के लिए अगर गुड्स लेता है तो ये एंट्री हमने पहले भी करी थी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज। बट अगर क्वेश्चन में उस गुड्स का सेलिंग प्राइस भी गिवन हो तो दिस इज इररिलेवेंट। तो जब भी हम पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेते हैं या गुड्स को किसी बिजनेस पे फर्नीचर बनाने के लिए यूज करते हैं तो हमेशा गुड्स को उसकी कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करते हैं। दूसरी बात, अगर हमारी कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, अगर चेक हमारे पास आया, सेम डे बैंक में डिपॉजिट हुआ, चेक आया अगले दिन बैंक में डिपॉजिट हुआ, चेक को हमने किसी को ट्रांसफर किया, किसी को हमने चेक से पेमेंट करी, बैंक से हमें इंटरेस्ट मिला या बैंक ने हमसे कोई बैंक चार्जेस हम लोगों से लिया, तो उसका जनरल में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, आइए क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। तो आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 12 मई 2020 को दिया हुआ, मई 1 को गुड्स कॉस्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। अगर आप चैरिटी में गुड्स देते हैं तो बच्चों आपने इसकी एंट्री करी हुई है, चैरिटी एक हमारा एक्सपेंस है, तो चैरिटी को हम लोग डेबिट करेंगे, चैरिटी अकाउंट डेबिट। अब इस क्वेश्चन में उस गुड्स का जो कॉस्ट प्राइस है वो 500 है और उसका जो सेलिंग प्राइस है 600 है। तो सेलिंग प्राइस हम सभी कंसीडर करते हैं जब गुड्स की सेल कर रहे हैं। तो चैरिटी में गुड्स दी है, दिस इज नॉट ए सेल, तो हमेशा इसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे टू परचेजेस अकाउंट। तो ये हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पे रहेगा। लॉजिक आपको पता लग गया, चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, और परचेजेस से हमारे एक्सपेंसेस कम होते हैं, एक्सपेंसेस कम होते हैं तो क्रेडिट। नरेशन बी गुड्स गिवन एज चैरिटी। और अगर हम इसको ट्रेडिशन के हिसाब से देखें, चैरिटी हमारा एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, और परचेजेस भी हमारे एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो एक्सपेंस अगर हमारे कम होते हैं तो सिर्फ क्या करते हैं, क्रेडिट। में सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, कॉस्ट प्राइस है 600, सेलिंग प्राइस है 800। तो आपको पता है पर्सनल यूज के लिए अगर हम गुड्स विड्रॉ करते हैं तो दिस इज ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स करने से हमारी कैपिटल कम होती है। आपको पता है कैपिटल अगर हमारी बढ़ती है तो क्रेडिट करते हैं, कम होती है तो डेबिट करते हैं। अगर ड्राइंग्स में हमारा कैश गया तो कैश को क्रेडिट करेंगे, गुड्स जा रहे हैं तो हम परचेजेस को क्रेडिट करेंगे। अगेन इस क्वेश्चन में हम लोगों को उस गुड्स का सेलिंग प्राइस गिवन है, तो दिस इज इररिलेवेंट, हमेशा जो रिकॉर्ड करेंगे वो कॉस्ट प्राइस से करेंगे। तो ड्राइंग्स टू परचेजेस 600। नरेशन बी गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने गुड्स को टेक ओवर किया। गुड्स यूज्ड टू मेक द फर्नीचर, हमें बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर बनाना था, कोई सामान बाहर से मंगाने की बजाय कोई सामान जिस चीज में हम डील करते हैं उसी को हमने यूज कर लिया। तो इससे बच्चों हमारी एक एसेट बढ़ रही है, उस एसेट का नाम है फर्नीचर।
तो इंक्रीज इन एसेट्स को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट। कितने से इंक्रीज होगा, 3000 से। और इसके लिए हमने कोई कैश पे नहीं किया, जो गुड्स हमारे पास अवेलेबल थे उसी गुड्स को हमने उसके लिए यूज कर लिया। तो टू परचेजेस अकाउंट, दिस इज 3000। तो एक चीज आपको समझ में आ गई कि चाहे हमने चैरिटी में दिया, चाहे ड्राइंग्स की, या गुड्स को हमने किसी फर्नीचर बनाने के लिए यूज किया, तो उसके सेलिंग प्राइस की कोई रेलेवेंस नहीं होती। हमेशा जो रिकॉर्डिंग है वो किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे करते हैं। सेलिंग प्राइस को सिर्फ तभी कंसीडर करेंगे जब हमने उसकी सेल की हो, कैश में की हो या क्रेडिट में की हो। बी गुड्स यूज्ड टू मेक फर्नीचर, ठीक है। तो इस तरह से इसमें हमने देखा कि हमेशा जो गुड्स को हम अगर पर्सनल या किसी एसेट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए यूज करते हैं तो वो हमेशा हमारा कॉस्ट प्राइस पे रहता है। अब हम कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन करेंगे। अगर हम लोग के पास चेक आएगा तो उस चेक का अकाउंट्स में जनरल में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। तो बच्चों चेक की एक सिंपल सी बात यह है कि अगर हमें किसी से चेक मिला और क्वेश्चन में आगे कुछ मेंशन नहीं है कि इस चेक को आगे डिपॉजिट कराया या नहीं कराया, तो यू ऑलवेज टेक अ अजम्पशन कि जो चेक आया वो उसी दिन बैंक में डिपॉजिट हो गया। लेकिन आज अगर आपको चेक मिला है और वो बोलते हैं कि हम अगले दिन डिपॉजिट कराने हैं या आगे डिपॉजिट कराने की एंट्री अगले डेट को दे रखी है, तो उस केस में हम उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करते। तो जब तक हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हो जाता तो उसके लिए हम चेक्स इन हैंड वर्ड को यूज करते हैं। तो देखिए आपका B4 को चेक ऑफ ₹10,000 रिसीव फ्रॉम लक्ष्य डिपॉजिट इनटू बैंक सेम डे। आपको लक्ष्य से चेक मिला और आपने उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया, ऐसा लिखा हुआ है। और अगर बाई चांस आपको चेक मिलता है और इसने डिपॉजिट कराने की कोई बात मेंशन नहीं करी, ना इस डेट को ना फ्यूचर में, तो ये मान के चलेंगे कि वो चेक सेम डे बैंक में हमारा डिपॉजिट हो गया। तो चेक को अगर बैंक में डिपॉजिट करा देते हैं तो बैंक हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज होती है, तो इसलिए हम उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और चेक हमें किससे मिला, लक्ष्य से। लक्ष्य हमारा गिवर है, लक्ष्य हमारी एक डेटर रहा होगा जो हमें पैसे दे रहा है, और एसेट हमारी कम होती है तो उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लक्ष्य 10,000, नरेशन बी चेक रिसीव फ्रॉम लक्ष्य। तो इसमें आपने देखा कि चेक आया था और सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गया, इसलिए हमने उसको क्या लिखा, बैंक। लेकिन अगर चेक सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं होता, जैसे देखिए A check of ₹500 received from उद्धव in full settlement 5,500। इसने कुछ लिखा नहीं कि डिपॉजिट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अगली डेट को लिखा हुआ उद्धव चेक डिपॉजिट इनटू बैंक नेक्स्ट डे। तो इसका मतलब 5th को हमारे को चेक तो मिला लेकिन वो हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं हुआ। तो जब तक हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होता तो इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट। एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं, ये तब तक ओपन होगा जब तक हमारा चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा। और उधर से आपको लेने थे 5,500, चेक मिला 5,000 का, तो बाकी का 500 हमने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट 500 और उधर क्रेडिट द गिवर। उधर हमारा डेटर था, डेटर हमारी एसेट थी, उधर से पैसे मिले, एसेट हमारी कम हुई तो उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो टू उधर, और उधर से कितना मिला 5,500। नरेशन बी चेक रिसीव फ्रॉम उधर डिस्काउंट अलाउ। उसके बाद उसने बोला है उद्धव का जो चेक था उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो उद्धव का चेक अगर बैंक में डिपॉजिट कराएंगे तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। तो बैंक बैलेंस हमारी एक एसेट है, एसेट हमारी इंक्रीज होगी तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। और जो चेक था उसको हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो ये जो चेक्स इन हैंड अकाउंट हमारा पहले डेबिट था, ये क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया, अल्टीमेटली पैसे हमारे बैंक में आ गए। कितने का चेक है हमारा बच्चों, 5,000 का। नरेशन बी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक।
तो जैसे ही आपने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और चेक्स इन हैंड जो एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन किया था वो अकाउंट हमारा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अब वो कहते हैं उधर चेक डिसऑनर्ड, रिटर्न डिसऑनर्ड, यानी कि उधर से जो चेक मिला था हमने बैंक में डिपॉजिट कराया था और हमने ये अजम्पशन ली थी कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, लेकिन वो चेक हमारा डिसऑनर हो गया। तो अगर डिसऑनर हो गया तो ये वापस पैसा हमें किससे लेना है, उधर से लेना है। उधर को दोबारा से हम अपना डेटर बनाएंगे और जो हम सोच के चल रहे थे कि मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बट मेरा बैंक बैलेंस तो नहीं बढ़ा, तो बैंक बैलेंस मेरा फिर से कम हो गया, तो उसे बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट। एक और इम्पॉर्टेंट बात, हमने उधर को डिस्काउंट इस कंडीशन पे दिया था कि वो पैसे दे रहा था, इसलिए हमने उस डिस्काउंट को, एक्सपेंस को बियर किया था, लेकिन अब उससे पैसे नहीं आ रहे। तो अगर पैसे नहीं आ रहे तो इस डिस्काउंट को भी हम क्या करेंगे, कैंसिल। तो डिस्काउंट अलाउ को हमने इस कंडीशन पे डेबिट किया था क्योंकि पेमेंट आ रही थी, बट अब पेमेंट आ नहीं रही क्योंकि चेक हमारा डिसऑनर हो गया। तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो वापस पैसे हमें किससे लेने हैं, उधर से लेने हैं। तो उधर से हम 5000 नहीं मांगेंगे, पूरे 5500, क्योंकि 500 रुपए का डिस्काउंट इस कंडीशन पे दिया था कि वो हमें चेक दे रहा था, जो हम सोच के चल रहे थे कि बैंक में क्लियर हो जाएगा, बट वो चेक क्लियर नहीं हुआ। तो उधर से वापस हम 5500 का क्लेम करेंगे। और जब हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट कराया था तो हमने अपना बैंक बैलेंस 5000 से बढ़ा दिया था, लेकिन वो चेक क्लियर नहीं हुआ। हम अपने बैंक बैलेंस को 5000 से कम करेंगे और जो डिस्काउंट अलाउ हमने डेबिट किया था, सोचा था हमारा एक्सपेंस है या लॉस है, बट वो हमारा एक्सपेंस अब नहीं है। तो एक्सपेंसेस को अगर कम करेंगे तो उसे हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, दिस इज 500। नरेशन बी, उधर चेक डिसऑनर्ड। ठीक है, तो इसमें हमने क्या सीखा कि अगर चेक सेम डे डिपॉजिट हुआ तब तो हमने बैंक को डेबिट किया, और अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं हुआ तो हमने उसको चेक्स इन हैंड लिखा, और जब अगले दिन डिपॉजिट हुआ फिर बैंक टू चेक्स इन हैंड। और अगर ये चेक हमारा डिसऑनर हो गया तो अगेन हमने अपना बैंक बैलेंस कम किया और उस पर्सन को डेबिट किया जिससे हमें चेक मिला था, और जो डिस्काउंट हमने पहले डेबिट किया था उस डिस्काउंट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से कई बार हमें किसी से चेक मिलता है और वो सेम अमाउंट हमें किसी और पर्सन को देना होता है, अपने क्रेडिटर्स को देना होता है। तो एक ऑप्शन तो क्या है कि उस चेक को पहले हम अपने अकाउंट पे डिपॉजिट कराएं और फिर अपने अकाउंट से उस क्रेडिटर्स को चेक इशू करें। दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या होती है, उसी चेक को हम किसी दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। तो इस केस में वो चेक हमारे अकाउंट में नहीं गया, तो जब हमें उससे चेक मिला तो हम लिखेंगे चेक्स इन हैंड टू, जैसे राम, और हमने वो चेक अगर शाम को ट्रांसफर कर दिया, शाम टू चेक्स इन हैंड। देखिए आपका जैसे May 8 को चेक फॉर 20,000 रिसीव फ्रॉम खुशी एट इंडोर्स टू तनीषा। तो आपको खुशी से जब चेक मिला, क्योंकि ये चेक हमारे बैंक में नहीं जा रहा, एज इट इज किसी को ट्रांसफर होने वाला है, तो उसको लिखेंगे चेक्स इन हैंड डेबिट, और ये चेक हमारे पास किससे आ रहा है, खुशी से। कितने का चेक आया, 20,000 का। नरेशन आपको बताइए बी, चेक रिसीव फ्रॉम खुशी। उसके बाद ये चेक आपने ट्रांसफर किसको कर दिया, तनीषा को। तो तनीषा को हमने जब ट्रांसफर किया, दिस इज तनीषा डेबिट टू चेक्स इन हैंड, क्योंकि आपने तनीषा को अपने अकाउंट से पेमेंट नहीं करी, जो चेक किसी से आया था वो चेक आपने किसी को एज इट इज ट्रांसफर कर दिया। तो एंडोर्समेंट का मतलब ट्रांसफर। नरेशन बी, चेक रिसीव फ्रॉम खुशी एंडोर्स टू तनीषा। ऐसे हमने कहा था कि रिद्धि को हमने पेमेंट करनी थी 5500 की, 5000 का हमने चेक दिया, 500 का हमें डिस्काउंट मिला। तो यहाँ पर रिद्धि हमारी क्रेडिटर थी, रिद्धि हमारी लायबिलिटीज थी, पेमेंट करे लायबिलिटीज हमारी कम हो रही है, तो एंट्री करेंगे रिद्धि डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर हम किसी को चेक देते सीधा, उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है। तो रिद्धि को हमने 5000 का चेक दिया, 500 रुपए का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब रिद्धि को मुझे 5500 की पेमेंट करनी थी, 5000 रुपए का चेक गया और हमें डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट रिसीव इज अवर इनकम, डिस्काउंट रिसीव को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। नरेशन बी, चेक पेड टू रिद्धि, डिस्काउंट रिसीव 500। तो अब इसमें रिद्धि को डेबिट क्यों किया, क्योंकि रिद्धि हमारे क्रेडिटर्स थी, लायबिलिटीज थी, लायबिलिटीज हमारी डिक्रीज होगी तो डेबिट।
चेक दे रहे हैं तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो रहा है, हमने अपने बैंक बैलेंस को क्रेडिट कर दिया, और किसी को पैसे रिक्वायर्ड से कम दे रहे हैं, हमारा फायदा है, फायदे को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो डिस्काउंट अलाउ डेबिट और डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट। अब हमने चेक दे तो दिया, बट ऐसा हो सकता है कि हमारे बैंक में बैलेंस तो था ही नहीं। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे बैंक से 5000 चला गया, लेकिन अगर मेरे बैंक में रिक्वायर्ड डिपॉजिट नहीं है तो वो चेक हमारा क्या होगा, डिसऑर्डर हो जाएगा। तो वो कहते हैं रिद्धि चेक रिटर्न डिसऑर्डर। तो रिद्धि का चेक अगर डिसऑर्डर हो गया तो मुझे वापस पैसे रिद्धि को देने हैं, और जो मैं सोच रहा था कि मेरा बैंक बैलेंस कम हुआ वो बैंक बैलेंस कम नहीं हुआ, तो ये एंट्री मेरी रिवर्स हो जाएगी। तो एंट्री क्या पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, दिस इज 5000, और जो इनकम थी मेरी डिस्काउंट, वो इनकम मेरी नहीं हुई, डिस्काउंट रिसीट को हम क्या करेंगे, वापस कैंसिल करने के लिए डेबिट करेंगे, और ये पैसे मुझे वापस किसको देने हैं, रिद्धि को। अगेन रिद्धि को हम 5500 से क्रेडिट करेंगे। तो आपने देखा कि अगर हमारे को किसी से चेक मिला और वो हमने इसको डिस्काउंट दिया था, और अगर वो डिसऑनर हुआ तो हमने डिस्काउंट को क्रेडिट किया था, और जब हमने किसी को पेमेंट करी थी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, और अगर वो चेक डिसऑनर हो गया तो हमने उस डिस्काउंट को क्या किया, डेबिट करके दिखा दिया। बैंक हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर, जो हमारा बैंक में डिपॉजिट है उसके ऊपर अगर हमें इंटरेस्ट देता है तो कभी भी कैश में नहीं देता, सीधा पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देता है। इसी तरह से बैंक हमसे कोई चार्जेस लेता है, एटीएम चार्जेस ले रहे हैं, चेकबुक के चार्जेस ले रहे हैं, ओवरड्राफ्ट चार्जेस ले रहे हैं, तो वो चार्जेस भी बैंक हमसे कैश में नहीं लेता, सीधा हमारे अकाउंट से इस पैसे को निकाल लेता है। तो जैसे देखिए, जैसे सपोज 11th मई को एंट्री है, बैंक अलाउ इंटरेस्ट, हमारा जो बैंक में डिपॉजिट था उसके ऊपर बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, तो इससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। बैंक हमारी एक एसेट है, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उसे क्या करेंगे, डेबिट। और ये जो इंटरेस्ट हमें मिला, ये इंटरेस्ट हमारी इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट, नरेशन बी इंटरेस्ट अलाउ बाय बैंक, क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट हमारी बढ़ गई, डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट हमारी इनकम है, क्रेडिट ऑल रेवेन्यू एंड गेन्स। बैंक चार्जेस, बैंक हमें कई तरह की सर्विसेज देता है, एटीएम सर्विस, ओवरड्राफ्ट सर्विस, और भी कई तरह की सर्विस देता है, उसके लिए बैंक हमसे चार्जेस लेता है, तो उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाता है, और एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, डेबिट। तो जो भी एक्सपेंस का नाम है, तो दिस इज बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 500। नरेशन बी बैंक चार्जेस पेड। तो बैंक चार्जेस अगर हम लोग पे करेंगे तो वो हम कभी भी कैश में पे नहीं करेंगे, वो बैलेंस सीधा हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को हम किस तरह से जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। अब कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारे जो गुड्स थे वो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, किसी भी रीजन से हमारे डैमेज हो जाते हैं। तो उसकी एंट्री आपको पता है बच्चों, किसी भी रीजन से अगर हमारा लॉस होता है, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस, गुड्स हमारे जा रहे हैं। अब इसके पीछे 3 सिचुएशंस हमारी बनती है। उस गुड्स का हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था, इंश्योरेंस नहीं कराया था, और तीसरी बात कि इंश्योरेंस तो कराया था बट हमें जो क्लेम मिला वो पूरा नहीं मिला, कुछ पार्शियल क्लेम मिला। तो ये 3 सिचुएशन में हम एंट्रीज कैसे पास करेंगे, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, नो क्लेम रिसीव, कोई क्लेम हमें नहीं मिला, पूरा क्लेम अगर हमें मिला, और पार्शियल क्लेम मिला, तो इसका हम जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आइए हम क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे। लॉस बाय थेफ्ट या लॉस बाय फायर की सिचुएशन में कैसे क्वेश्चंस को करेंगे, आइए देखिए। आपकी वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 13 है, गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹6000, और कहते हैं नॉट इंश्योर्ड, इसका कोई इंश्योरेंस नहीं था। तो सिंपली हमारा लॉस जिस भी रीजन से होता है वो लॉस को मेंशन करेंगे। तो दिस इज लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, अगर ये लॉस बाय थेफ्ट होता, लॉस बाय थेफ्ट लिखते हैं, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, क्योंकि इससे हमारे गुड्स जा रहे हैं, एंड दिस इज 6000। और क्योंकि ये गुड्स इंश्योर्ड नहीं थे, कोई क्लेम हमारे को नहीं मिलेगा, तो बी गुड्स डिस्ट्रॉयड
बाय फायर। अब उसके बाद अगर वो कहते हैं गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर ₹10,000, फुल क्लेम रिसीव, हमारे को पूरा क्लेम मिल गया, तो इसमें पहली एंट्री तो यही होने वाली है, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, दिस इज 10,000। नरेशन बी गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, और जब हमारे गुड्स अगर ये इंश्योर्ड थे तो जैसे ही हमारे गुड्स डैमेज होंगे तो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम फाइल करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी से जब क्लेम फाइल करेंगे तो हम इंश्योरेंस कंपनी को अपना डेटर बनाएंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी डेबिट, और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर पूरा का पूरा क्लेम हमसे एक्सेप्ट कर लिया है तो ये हमारा जो लॉस था वो लॉस हमारा नहीं रहा, तो डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस, और एक्सपेंस अगर हमारे बढ़ते हैं तो डेबिट, कम होते हैं तो क्रेडिट। अगर इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि आपका जितना भी नुकसान हुआ उसका पूरा कंपनसेशन हम देंगे, तो हमारा ये नुकसान नहीं रहा, हमारे लॉस कम हो रहे हैं, तो लॉस अगर बढ़ते हैं तो डेबिट करते हैं, कम होते हैं तो क्रेडिट, तो करेंगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर अकाउंट, दिस इज 10,000, और इसकी नरेशन लिखेंगे बी इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड क्लेम, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ने हमारे लॉस का क्लेम एडमिट कर लिया, तो जब तक इंश्योरेंस कंपनी से हमें पैसे नहीं मिल जाते वो हमारा जस्ट लाइक डेटर है, डेटर हमारी एक एसेट है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट कर रहे हैं, और इससे हमारे जो लॉस थे, जो एक्सपेंसेस थे वो कम हो रहे हैं, एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं तो क्रेडिट। अब इसमें लिखा हुआ है कि फुल क्लेम रिसीव, आपने क्लेम एडमिट भी कर लिया और रिसीव भी कर लिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी से अगर हमें पैसे मिलेंगे तो हम एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, बैंक अकाउंट हम डेबिट करेंगे क्योंकि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, बैंक बैलेंस हमारी एक एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, तो नरेशन बी इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। तो आपने देखा कि अगर हमारे गुड्स डैमेज होते हैं तो पहले नॉर्मल एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेजेस, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेजेस, और अगर वो गुड्स इंश्योर्ड थे तो इंश्योरेंस कंपनी से अपना क्लेम फाइल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी टू जितना भी हमारा लॉस था, और अगर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम हम लोगों को मिल जाता है तो हम बैंक को डेबिट करेंगे और इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे। जरूरी नहीं है कि हमारा जितना लॉस हुआ इंश्योरेंस कंपनी पूरे का क्लेम एक्सेप्ट करे, हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी लॉस से कम का क्लेम हमारा एक्सेप्ट करे। तो देखिए थर्ड पार्ट में कहते हैं गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 2000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड क्लेम 1500। तो पहली एंट्री नॉर्मल लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, नुकसान तो हमारा 2000 का हुआ ही हुआ है, क्लेम पूरा मिले या ना मिले, नरेशन बी गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम 1500 का एक्सेप्ट किया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को हम अपना जो डेटर बनाएंगे वो उस अमाउंट से बनाएंगे जो इंश्योरेंस कंपनी हमें पे करने वाली है, बट लॉस तो हमारा 2000 का हुआ है, तो बाकी जो 500 का कंपनसेशन हमें इंश्योरेंस कंपनी से नहीं मिला उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। और ये बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम आगे जाके फाइनल अकाउंट में पढ़ेंगे, जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें हम ट्रेडिंग पीरियड और प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो ये जो हमारा एक्सपेंसेस को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे, जितने का कंपनसेशन इंश्योरेंस कंपनी से हमें नहीं मिला। और टू लॉस बाय फायर, तो ये प्रॉफिट लॉस की जो डिटेल है वो हम लोग बाद में जाके करने वाले हैं। तो अभी सिर्फ आप इतना सोचिए कि जितना क्लेम हमारे को नहीं मिला उससे हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। नरेशन बी इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 1500 फॉर ए लॉस ऑफ 2000। अब उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से हमें क्लेम मिल जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी से जब हमें क्लेम मिलेगा तो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये हमारे को क्लेम मिलेगा बच्चों 1500, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 5000, इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड ए क्लेम फॉर 4000। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि हमारे को लॉस तो 5000 का हुआ है, बट इंश्योरेंस कंपनी ने हमें जो क्लेम एक्सेप्ट किया वो 4000 का किया है, और इसने क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं है कि क्लेम के पैसे हमें मिल रहे हैं या
नहीं मिल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? तो पहले एंट्री करेंगे हम लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट, दिस इज 5000 टू परचेजेस, अगेन दिस इज 5000, ऑफ कोर्स अकाउंट लगाएंगे हम, नरेशन बीइंग गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 का क्लेम एक्सेप्ट किया, तो जो क्लेम एक्सेप्ट किया उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी डेबिट 4000, लॉस हमारे को 5000 था, 1000 का क्लेम नहीं मिला, तो उसके लिए आपको जैसे हमने पहले डिस्कस किया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1000 और टू लॉस बाय फायर अकाउंट, नरेशन being good destroyed by 5000 and insurance company accepted a claim for 4000। और यहाँ पर क्योंकि क्लेम रिसीव करने की बात नहीं बोली गई है, तो इसलिए क्लेम रिसीव करने वाली एंट्री पास हम लोग नहीं करेंगे। उसके बाद वो कहते हैं गुड्स ऑफ 5000 स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन, हमारे गोडाउन से 5000 रुपए के गुड्स चोरी हो गए। तो अभी तक हम लॉस बाय फायर कर रहे थे, तो क्या हो जाएगा? लॉस बाय थेफ्ट, जो भी हमारा लॉस का रीजन है, लॉस बाय थेफ्ट डेबिट टू परचेजेस, परचेजेस अकाउंट कितना अमाउंट हो गया बच्चों? 5000, नरेशन बीइंग गुड्स स्टोलन फ्रॉम द गोडाउन। और इसी तरह से अगर बच्चों हमारी कैश की चोरी हो जाती है, हमारे लॉकर से कोई कैश चुरा के ले जाता है, तो कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय 2000, तो इसको भी हम लॉस बाय थेफ्ट दे सकते हैं, लेकिन कैश की चोरी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं एम्बेजलमेंट, तो उसके लिए वर्ड हम यूज करेंगे लॉस बाय थेफ्ट, भी आप लिख सकते हैं लॉस बाय एम्बेजलमेंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एम्बेजलमेंट का मतलब होता है गबन करना, स्कैम करना। तो हमारे 2000 रुपए के जो कैश है किसी एम्प्लॉय ने चोरी कर लिया, नरेशन लिखेंगे बीइंग कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय, बीइंग कैश स्टोलन बाय एम्प्लॉय। आप इसकी बजाय एम्बेजलमेंट अगर वर्ड नहीं लिखना चाहते, तो आप इसकी बजाय लॉस बाय थेफ्ट भी लिख सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अगर हमारा लॉस जिस भी रीजन से होता है, लॉस के साथ उस रीजन को स्पेसिफाई करते हैं। अगर उसमें हमारा कैश कम हुआ तो कैश को क्रेडिट करेंगे, गुड्स कम हुआ गुड्स को क्रेडिट करेंगे, और अगर मान लो किसी एसेट्स का डैमेज हो जाता है, फर्नीचर डैमेज हो गया, बिल्डिंग डैमेज हो गई, तो हम उस एसेट को क्रेडिट करेंगे। और अगर इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, जितना क्लेम एक्सेप्ट किया उससे इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट करेंगे, और जितना क्लेम लॉस के केस में नहीं मिला तो उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करते हैं। और उसके बाद जब क्लेम हमें इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा तो हम बैंक क्रेडिट डेबिट करके इंश्योरेंस कंपनी को क्रेडिट करेंगे। तो आज के लेक्चर में बच्चों कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।